18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाने का फैसला ले लिया गया है। बड़ी खबर है, 18 से 22 सितंबर और सूत्र बता रहे हैं कि संसद के विशेष सत्र के दौरान पुरानी संसद से नई संसद में शिफ्ट होने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। यह बताया जा रहा है विशेष सत्र कुछ अहम बिल पेश हो सकते हैं। चर्चा बहुत ज्यादा है, महिला आरक्षण वाले बिल को लेकर भी है, यूसीसी की भी चर्चा है। यह चर्चा तमाम तरह की है, लेकिन पहले 2 से 3 दिन तक वर्तमान संसद में देश की आजादी से लेकर अभी तक पास हुए बिल, महत्वपूर्ण चर्चाओं और घटनाओं के बारे में प्रेजेंटेशन हो सकता है। यह बहुत बड़ी खबर है। 18 सितंबर से 22 सितंबर 5 दिन का विशेष सत्र सरकार बुला रही है। नई संसद में जाने की प्रक्रिया होगी, नंबर 1। नंबर 2, आजादी का अमृतकाल, आजादी से लेकर अब तक पास हुए बिलों को लेकर प्रेजेंटेशन हो सकता है। इसके बाद नए संसद भवन में इस विशेष सत्र का प्रथम सत्र आयोजित किया जा सकता है। और G20 के सफल सम्मेलन पर सुनिएगा, मोदी के नेतृत्व में भारत की बढ़ती साख पर प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। यह बहुत बड़ी खबर है। भारत की बढ़ती साख पूरी दुनिया भर में G20 के खासकर उसके बाद उसको लेकर प्रस्ताव भी पारित हो सकता है। इसके अलावा 1 से 2 महत्वपूर्ण बिल भी सरकार ला सकती है। और जब हम भारत की बढ़ती साख की बात कर रहे हैं तो अब बात कर लेते हैं उस रिपोर्ट की जिसने इंडिया गठबंधन की नींद उड़ा दी। दीदी खेला होवे मुंबई लोकसभा में होगा खेला होगा। लोकसभा में कितनी जगह आएंगी? बहुत जगह आएगी। पीएम की कुर्सी पर कौन बैठेगा, यहाँ पर तो चटाई का नौबत है कि हम सब बैठेंगे। एक कोने पर राहुल गांधी बैठेंगे, एक कोने पे लेनिन बैठेंगे, तो एक कोने पे ममता जी बैठेंगी, चौथे कोने पे नीतीश जी बैठेंगे, बीच में अरविंद केजरीवाल जी बैठेंगे। देश ऐसी अस्थिरता की हालत में चल सकती है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन हो, प्रजातंत्र हो, उन सबको साथ रखकर हम एक रणनीति बनाएंगे जो 2024 में हमें कामयाबी देगी। प्रचंडतम बहुमत की मोदी सरकार को बनने से रोक नहीं सकता। उनका जो उनकी नफरत है वो भारत से, उनकी नफरत इंडिया से, उनकी नफरत हमारे देश के संविधान से है और वो हम उन्हें जीतने नहीं देंगे। लोकसभा का चुनाव इंडिया का जन्म हुआ। ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा है विपक्ष के खिलाफ, इंडिया के इत्तेहाद के खिलाफ। जिस तरह से इंडिया आगे चल रही है, हमारा अलायंस, वैसे वैसे बॉर्डर में चाइना जो घुस गया है ना, वो भी पीछे हटेगा हमारी ताकत देख कर। 2024 में फिर से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। पूरे देश की जनता को भरोसा है कि ये गठबंधन तैयार होगा और भारतीय जनता पार्टी देश से बाहर जाएगी। आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो चाहूंगी अरविंद केजरीवाल जी हो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भी। चलिए अब आपको उस अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट के बारे में बताएंगे जिसने भारत के 2024 के लोकसभा चुनावों की तस्वीर को लगभग साफ कर दिया। ध्यान से सुनिएगा, बहुत बड़ी खबर है। अमेरिका के बहुत बड़े थिंक टैंक प्यू रिसर्च सेंटर की सबसे ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 79% लोगों को, कितने 79, लगभग 80% लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आज पूरा भरोसा है। ये प्यू रिसर्च सेंटर की एक नई रिपोर्ट आ गई और ऐसे वक्त आई है जहां इंडिया गठबंधन की बैठक उधर चल रही है, उधर इस रिपोर्ट ने इंडिया को हिला दिया, इंडिया गठबंधन को। यह रिपोर्ट भारत समेत 24 देशों के 30,881 नागरिकों से बातचीत के आधार पर तैयार की गई है। यह रिपोर्ट न सिर्फ मोदी पर भारत के
80% लोगों के भरोसे की बात करती है। मतलब पूरे इंडिया के 80% लोगों को मोदी पर भरोसा है, ब्रांड मोदी पर, पीयू रिसर्च सेंटर। बल्कि यह भी बताती है कि पिछले कुछ वर्षों में पूरी दुनिया का भरोसा भारत पर बढ़ा है। दुनिया के 23 देशों के 46% लोगों के बीच भारत की छवि सकारात्मक हुई है, जबकि सिर्फ 34% लोग ऐसे हैं जिन्हें भारत की बढ़ती साख पर भरोसा नहीं। यह रिपोर्ट ऐसे समय में आई है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब एक तरफ मुंबई में इंडिया गठबंधन की 2 दिवसीय बैठक हो रही है, जिसमें 28 दल 2024 में मोदी को हराने के सपने के साथ इकट्ठा हुए हैं, जहां चेहरे को लेकर चिक जारी है, वहीं मोदी के चेहरे पर भरोसे वाली यह रिपोर्ट इंडिया गठबंधन के चेहरे की रंगत उड़ाने के लिए काफी है। वहीं दूसरी तरफ अगले हफ्ते से भारत की राजधानी दिल्ली में G20 देशों के सम्मेलन की शुरुआत होने वाली है, और उससे पहले दुनिया की सबसे विश्वसनीय रिसर्च एजेंसियों में से एक पीयू की यह रिपोर्ट साबित करती है कि भारत के लोग मान रहे हैं मुश्किल है मोदी को हराना, और दुनिया ये मान रही है कि बॉस का है जमाना, मतलब भारत का है जमाना। और अगर मोदी बॉस हैं तो क्या यह मान लिया जाए कि इंडिया गठबंधन का चैप्टर क्लोज। अब आप आंकड़े सुनिए जो अब मैं आपको बताऊंगा। पीयू रिसर्च सेंटर, यह शब्द आपने कई बार सुना होगा। पीयू के इसी सर्वे में जहां भारत के 79% लोग, मैं फिर से रिपीट करूंगा, आंकड़ा बहुत बड़ा है, लगभग 80% लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा जताया। 20% उनसे नाखुश नजर आए, 80% मोदी के साथ, ब्रांड मोदी के साथ। वहीं विपक्ष और कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर उभरे राहुल गांधी को नापसंद करने वालों की संख्या 34% है, 34। और मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी को नापसंद करने वालों की संख्या 30 से 31% थी। वैसे इसी सर्वे में भारत के 68%, 68% लोगों ने माना है कि हाल के वर्षों में पूरी दुनिया में भारत का वर्चस्व और प्रभाव बढ़ा है। बॉस का है जमाना, भारत का है जमाना। भारत के अलावा जिन 23 देशों के लोगों के बीच यह सर्वे किया गया है, यह सर्वे बहुत बड़ा है, पीयू रिसर्च सेंटर का, इसका डेटा बहुत क्रेडिबल माना जाता है, और यह कह रहा है कि भारत के 80% का ब्रांड मोदी पर भरोसा है। उनमें सिर्फ नीदरलैंड, ग्रीस, साउथ अफ्रीका, ब्राजील और अर्जेंटीना जैसे देशों को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी के 18 देशों के लोगों का भारत के प्रति नजरिया पूरी तरह से सकारात्मक और अनुकूल है। आपको इजराइल का जानना चाहिए। इजराइल के तो 71% लोग, 71% लोग भारत के बारे में सकारात्मक राय रखते हैं। इसी तरह यूनाइटेड किंगडम के कितने, ये देखिए आप आंकड़े, 66% लोग, साउथ कोरिया के 58%, जापान के 55%, ऑस्ट्रेलिया 55% और कीनिया और नाइजीरिया जैसे देशों के 64 और 60% लोग आज भारत के बारे में सिर्फ और सिर्फ अच्छा सोचते हैं और भारत को सम्मान की नजर से देखते हैं। चीजें बदली हैं। वैसे बड़ी बात क्या है, ये पीयू रिसर्च सेंटर की बड़ी जो रिपोर्ट है, बड़ी बात यह है कि भारत और दुनिया के 23 देशों के 30,000 से ज्यादा लोगों के बीच ये सर्वे 20 फरवरी से 22 मई के बीच किया गया, मतलब बिल्कुल लेटेस्ट है ये भारत के लोगों के मोदी पर भरोसे और दुनिया के बीच भारत की बढ़ती साख को लेकर किया गया सबसे ताजा सर्वे है, और इसलिए इसे आप इंडिया गठबंधन की नींद उड़ाने वाला सर्वे भी कह सकते हैं। इसलिए कोई नहीं बोल रहा है इस सर्वे पर, पीयू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट पर कोई नहीं बोल रहा है, जहां 80% का भरोसा ब्रांड मोदी पर है भारत। लेकिन भारत की बढ़ती साख और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर देश के लोगों के भरोसे को लेकर आया कोई पहला सर्वे नहीं है। अब याद होगा आपको, मॉर्गन स्टैनली ने, जी हां, मॉर्गन स्टैनली ने भारत की इकोनॉमी का आउटलुक इक्वल वेट कैटेगरी से बढ़ाकर ओवरवेट कर दिया था और चीन का घटा दिया था, हमको चीन से आगे दिखा दिया था मॉर्गन स्टैनली ने। और तब मॉर्गन स्टैनली ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा था कि पिछले 9 वर्षों से 10 वर्षों में भारत में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो अभूतपूर्व है। मॉर्गन स्टैनली। दूसरा, इसी महीने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में 2047 तक भारत की सालाना प्रति व्यक्ति आय 14,90,000 प्रति व्यक्ति आय 14,90,000 हो जाने का अनुमान लगाया गया है, जो आज 2 लाख रुपए है। 14,90,000 यानी कि आज से 24 साल के बाद भारत के लोग आज के मुकाबले 7 गुना ज्यादा कमा रहे होंगे, ये एसबीआई की रिपोर्ट है। और 2014 तक भारत की सालाना प्रति व्यक्ति आय 86,000 रुपीज थी। 14 तक कितनी थी? 86,000। 9 वर्षों में लगभग ये दोगुनी हो चुकी है, डबल। अमेरिका के बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक
गोल्डमैन सैक्स ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि 2047 तक भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा और 2075 तक तो भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन जाएगा। पर समस्या ये है, क्या है समस्या, क्या नजर आती है जब इसी तरह की ना कोई इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आती हैं जो भारत के खिलाफ हो, जो भारत को नीचा दिखाती हो या मोदी के खिलाफ हो, तो सारे चीख चीख कर रिपोर्ट की बात होती है। लेकिन आज ये सारे बिल में चले गए। पर जब कोई अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन, सोचिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए डिवाइडर इन चीफ जैसे शब्द लिखती है ना, प्रायोजित ये सब होता है, तो ये लोग उसे हाथों हाथ लेते हैं। बीबीसी दुष्प्रचार के इरादे से कोई फर्जी डॉक्यूमेंट्री बनाता है तो यही लोग उस डॉक्यूमेंट्री को देश के कोने कोने में दिखाने की जिद लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाते हैं। लेकिन जब भारत के बढ़ते कद पर मोहर लगाती रिपोर्ट आती है तो सब सन्नाटे में चले जाते हैं। अब कोई इसकी बात नहीं करेगा। बाकी की रिपोर्ट छोड़िए ना, सिर्फ पीयू के सर्वे को अगर सही मान लिया जाए तो भारत के 80% लोगों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा उनके कार्यकाल के 9 वर्षों के बाद भी दिगा नहीं है। यानी कि अगर आज लोकसभा चुनाव हो जाए आज की तारीख में, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की एक तरफा जीत का अनुमान लगाया जा सकता है। वैसे हाल ही में आए कुछ और सर्वे भी इस तरफ इशारा कर रहे हैं। जब 20% लोग ऐसे हैं जिनके विचार मोदी को लेकर सकारात्मक नहीं है, यानी वो पीएम मोदी को नापसंद करते हैं 20%, 80% मोदी के साथ इंडिया के प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट। लेकिन 20% लोग अगर मोदी को सत्ता से बाहर देखना भी चाहें तो सवाल उठता है मोदी नहीं तो कौन? आप कहेंगे विकल्प है विपक्षी दलों का नया गठबंधन इंडिया अलायंस। पर समस्या यह है कि इंडिया अलायंस की मुंबई में हो रही तीसरी बैठक में 28 पार्टियां शामिल हैं और लगभग हर पार्टी में कोई ना कोई प्रधानमंत्री पद का दावेदार है। अब अगर 20% लोग इंडिया गठबंधन को मौका देना चाहें तो उन्हें मोदी के सामने प्रधानमंत्री पद के 28 दावेदार दिखाई देते हैं। और 28 की 28 पार्टियों ने भले ही एक साथ प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदारी ना ठोकी हो, लेकिन जिस तरह से एक एक करके कभी कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी की तरफ इशारा किया जाता है, कभी आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की तरफ इशारा, उनका नाम आगे कर रही है, कभी समाजवादी पार्टी अखिलेश को अपने प्रधानमंत्री के तौर पर देख रही है, कभी नीतीश की पार्टी उन्हें सबसे काबिल बता रही है, तो कभी टीएमसी को लगता है कि ममता बनर्जी देश की अगली प्रधानमंत्री होनी चाहिए। उसे देखकर लगता है कि इंडिया गठबंधन के साथ जाने वाले वोटर्स के लिए भी ये कोई आसान चॉइस नहीं है। पटना में जुटी 16 पार्टियों का आंकड़ा बेंगलुरु तक 26 और मुंबई आते आते भले ही 28 हो गया है, लेकिन जैसे जैसे कुनबा बढ़ रहा है कंफ्यूजन भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। पीएम की कुर्सी पर कौन बैठेगा, यहां पर तो चटाई का नौबत है कि हम सब बैठेंगे। एक कोने पर राहुल गांधी बैठेंगे, एक कोने पे लेनिन बैठेंगे, तो एक कोने पे ममता जी बैठेंगी, चौथे कोने पे नीतीश जी बैठेंगे, बीच में अरविंद केजरीवाल जी बैठेंगे। देश ऐसी अस्थिरता की हालत में चल सकती है क्या? जब तक नेतृत्व स्थिरता के साथ काम नहीं करे, विकास आगे कैसे बढ़ेगा, मैं यह आज जानना चाहता हूं। जो हमारे देश में अनेकता में एकता कहा जाता है, यूनिटी इन डिवर्सिटी कहा जाता है, कि हम विभिन्न राज्यों से आते हैं, सोच अलग हो सकती है पर देश कहीं झुकना नहीं चाहिए। देश का आन बान शान बनी रहनी चाहिए। उसके नेतृत्व में हम लोग सब काम करेंगे। देश की कॉन्स्टिट्यूशन हो, प्रजातंत्र हो, उन सबको साथ रखकर हम एक रणनीति बनाएंगे जो 2024 में हमें कामयाबी देगी। अब देखिए मुंबई में इंडिया गठबंधन की इसी बैठक में मुख्य रूप से 10 बातों पर चर्चा होगी। एक तो इसमें गठबंधन का लोगो तय हो सकता है, लोगो, गठबंधन का स्ट्रक्चर यानी कि ढांचा कैसा होगा, इस पर भी फैसला किया जा सकता है। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन कमेटी, चुनाव प्रबंधन दफ्तर, रिसर्च विंग, इंडिया गठबंधन के 5 से 10 प्रवक्ताओं के नाम, मीडिया और सोशल मीडिया टीम, इसके अलावा राष्ट्रीय एजेंडा टीम, साझा चुनाव अभियान और साझा रैलियों और जनसभाओं का कार्यक्रम तय हो सकता है। इंडिया गठबंधन का संयोजक कौन होगा, इस पर भी इसी बैठक में चर्चा होने की उम्मीद थी, लेकिन खबर ये आ रही है कि इस पर फैसला शायद इस बैठक में भी ना हो पाए, क्योंकि इसके भी कई दावेदार हैं। संयोजक कौन, एक अनार कितने बीमार, और इसे लेकर भी कई दलों के बीच तकरार अभी भी लगातार बनी हुई है। आगे बढ़ेंगे।